ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपनी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो काशी थी वो अपनी दोनों चाचा मतलब अपने बड़े पापा और चाचा को एकदम से उधर से भगा देती, एकदम से मतलब प्रॉपर झगड़ा करके। और फिर हमारी मीत जो थी वो फिर से आते उनसे मिलने। और उधर जो काशी को और रुद्रा को पता चलता है कि ये उसी इवेंट की ऑर्गेनाइज़र थी। और इसके बाद जो मीत थी वो उनके साथ थोड़ी देर बात करते हैं और फिर वो चली भी जाती है। जो काशी थी वो अपनी चीज़ों में फिर से बिज़ी हो जाती है। जो रुद्रा थी वो भी उसकी चीज़ों में मदद कर रही थी, मतलब इतनी अच्छे से वो मदद कर रही थी कि काशी के साथ हॉस्पिटल में बस रुद्रा रुकती है। काशी ने अपनी मम्मा को, अपनी बहन को, सबको घर भेज दिया था क्योंकि उसकी मम्मी की हालत अभी थोड़ी थोड़ी करके ख़राब हो रही थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बस रह गई थी काशी के साथ। ये दोनों लोग रात में अपने पापा के केबिन पे ही बैठे रहते थे और जो सुबह में ये दोनों बैठ के बस अपनी रात का गुजारा करते थे। जो काशी थी वो तो रुद्रा के शोल्डर पे ही कभी कभी सो जाती थी और जो रुद्रा थी वो काशी को संभालते हुए वैसे ही बैठी रह जाती थी। और ऐसे ही इनका सोना होता था, ऐसे इनका रात जो है वो कवर होता था। जब भी सुबह होती थी जो काशी की मम्मी थी वो आ जाती थी और जो काशी थी वो घर चली जाती थी। वहाँ पर रुद्रा और काशी जाकर आराम करते थे और वैसे उनका रूटीन चल रहा था। 2-4 दिन ऐसे ही चल रहे थे। उसके बाद जो अंकल जी थे उनको प्रॉपरली होश आ चुका था। जो डॉक्टर लोग थे वो उनको अच्छे से एग्जामिन करते हैं और उधर फिर एक बात पता चलती है कि अंकल जी की जो लेफ़्ट साइड है वो पैरालाइज़ हो चुकी है, मतलब इतनी कि वो अब प्रॉपरली एक ग्लास जो है वो कैच नहीं कर पा रहे थे। इतनी ख़राब भी हालत नहीं थी और हालत इतनी सही भी नहीं थी। पापा जो डॉक्टर थे वो बोलते कि ये तो किस्मत अच्छी है कि इतनी कम चीज़ों में वो चली गई, नहीं तो किसी-किसी का तो पूरा साइड ही एकदम से बेकार हो जाता है। वहाँ पर काशी की मम्मी तो रोए जा रही थी। काशी स्ट्रॉन्ग थी, वो अपने आप को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी पर रो तो देती वो भी है। वहाँ पर जो अंकल जी थे वो भी अब मानो कि ये सारी चीज़ें के बाद जो है वो डिप्रेशन में कहीं ना कहीं चल रहे थे। जो डॉक्टर थे वो बोलते कि इन सारी चीज़ों के पीछे कोई तो कोई ट्रॉमा जो है वो पेशेंट को हानि कर रहा है। आप लोग उस चीज़ का पता लगाने की फुल कोशिश करिए। नहीं पता चला कि हमने जितनी भी मेहनत इनके पीछे किया ये सोच सोच के इससे और ज़्यादा आगे चला जाए। वहाँ पर जो काशी थी वो तत्पर हो जाती कि ऐसे तो नहीं हो सकता। वहाँ पर जो काशी थी वो अपने पापा के बहुत ढेर सारा ध्यान रख रही थी। उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना, उनको खाना खिलाना, उनकी तबीयत का, उनकी दवाई का, सब कुछ वो करके दे रही थी। और इधर जो अंकल जी थे वो और 1 हफ्ते तक उस हॉस्पिटल में रहते। इसके बाद जो डॉक्टर थे वो एक फिजिशियन के नंबर दे देते हैं, बोलते कि इनको इधर लेके जाइए। आई होप कि ये अच्छे से जल्दी-जल्दी रिकवर कर भी लेंगे क्योंकि उनकी हालत इतनी ज़्यादा डेंजरस भी नहीं थी। जो काशी थी वो अपने पापा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थी और इसके साथ थी रुद्रा। रुद्रा हर एक मोड़ पर उसके साथ दे रही थी। जैसे जैसे काशी आगे बढ़ाव दे रही थी रुद्रा वैसे वैसे उसके पीछे से सपोर्ट बन रही थी। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो अंकल जी थे वो उनको ले आया जाता है घर पे। और घर पे आने के बाद जो काशी थी वो प्रॉपर अपने पापा के ध्यान रखना, उनको दवाई देना, खाना खिलाना, उनकी स्पॉन्ज बाथ देना, सब कुछ वो करे जा रही थी। इधर तक तो इनिशियल डेज़ में जो काशी थी वही अपने पापा को थोड़ी बहुत व्यायाम करवा रही थी, थोड़ी बहुत कसरत करवा रही थी। उनके हाथ की उँगली जो है उनको स्ट्रेचेस करवा रही थी, मतलब प्रॉपरली वो ध्यान रख रही थी। इस बीच वो भूल ही चुकी थी कि वो कुछ करती है। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो भी बोलती कि काशी हम फिजिशियन के पास चले जाते हैं ना। जो काशी थी वो बोलती कि अभी नहीं, मुझे पापा से जानना है कि उनकी क्या ऐसी सोच है, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि वो इतनी ख़राब हालत पे ले जा चुके हैं अपने आप को। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो भी नोट करते हैं कि काशी के पापा जो थे वो एकदम से चुप-चुप रह रहे थे। और इधर बीच क्या होता है, तभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि एकदम से एक कार आके इनकी बस गेट के सामने रुकते हैं और उधर से 2 लोग एकदम से चल के वो आते हैं।
और उधर से एक को तो वो लोग पहचान पा रहे थे क्योंकि वो मीत थी, और दूसरी जो इंसान थी वो इतनी सुंदर, इतनी डैशिंग, उसकी ऑरा ही अलग लेवल की थी। जो रुद्रा थी वो बहुत ही ताज्जुब होकर देख रही थी कि ये लोग इधर कैसे, क्योंकि उसने पूरा बैकग्राउंड उनका खंगाल लिया था कि कौन है, क्या है, क्या करते हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों इधर आए हैं, सारा कुछ उसने खंगाल लिया था। वहाँ पर जो नीरजा थी वो आती है मीत के साथ, और आती ही पहले आंटी को प्रणाम करती है और फिर बोलती कि आंटी नमस्ते। काशी, मैं नीरजा मित्तल। जो काशी थी वो तब समझती है कि ये वही ब्लू वेलवेट कंपनी, या फिर बोल सकते हो कि फैशन ब्रांड की मालकिन है। वहाँ पर जो मीत थी वो बोलती कि काशी, आज हम ज़रूरी बात करने आए हैं। आज कुछ अलग बात नहीं है, पर पहले हम अंकल से मिलना चाहेंगे। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि हाँ ज़रूर। और इधर से ही जो ड्राइवर था वो पहले से क्या करता है, मतलब जो फ्रूट्स थे, ये सारी चीज़ जो लेके जाते हैं हम कई मेहमानों के घर, वो सारी चीज़ ला के रखते हैं। और वहाँ पर सारी चीज़ जो है वो रुद्रा ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि रुद्रा ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुकी थी काशी के लिए और काशी की फैमिली के लिए। और इधर जो काशी थी वो उसको लेके जाती है अपने पापा के रूम में, और उधर ये लोग अंकल से थोड़ी बहुत बात करते हैं। जो नीरजा थी वो अंकल को हौसला अफजाई करती है कि अंकल आप ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और कोई भी टेंशन नहीं करना है। जो अंकल थे वो बस स्मॉल सा छोटा सा एक स्माइल पास करते हैं, और उसके बाद जो रुद्रा थी वो उनको लेकर बाहर आती है। जो काशी थी वो भी आती है। जो काशी की मम्मी थी वो तो नाश्ता पानी बनाने के लिए चली गई थी, और इधर नीरजा बोलना शुरू करती है कि काशी, एक्चुअली बात ये है कि मैंने तुमको सिलेक्ट किया है मेरी ब्रांड के लिए, तुम मॉडलिंग करोगी, और मैंने तुमको और तुम्हारी पूरी बैकग्राउंड को मैंने चेक कर लिया है। तुम ऐसा मत समझना कि मैं फोकट में ऐसे बात कर रही हूँ, नहीं, मैंने तुम्हारी बात करने का ढंग, तुम्हारी चलने का ढंग, तुम्हारी सारी चीज़ें एकदम से रिसर्च करके तुम्हारे पास आई हूँ। वहाँ पर काशी मानो इन सारी चीज़ों के बाहर उसकी दिमाग चल रही है। जो नीरजा थी वो अपनी पैरों पे पैर चढ़ा के बैठते हुए बोलती कि वैसे एक बात तो माननी होगी, ये जो तुम्हारे दोस्त है ये हमारे बारे में सारा कुछ पहले से मालूम करके रखी है, क्यों, है ना। और ये बात वो एकदम से रुद्रा की तरफ देखते हुए बोलती है। जो रुद्रा थी वो एक बार के लिए ये बात सुन के ना थोड़ा सा दंग रह जाती, क्योंकि उसने ये चीज़ एकदम से सबसे छुपा के खुद से किया था, मतलब खुद की ही इर्द गिर्द ये सारी बात थी। ये बात उनको कैसे पता चल गई। वहाँ पर जो नीरजा थी वो बोलती, देखिए हम पहले नहीं है इस बिजनेस वर्ल्ड में, मेरी बैकग्राउंड ही है बिजनेस वाली, तो अपनी चीज़ों को मैं थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और जब भी उस जगह पे कोई आके हस्तक्षेप करता है तो मैं उसका पूरा कच्चा चिट्ठा निकलवा लेती हूँ। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो ये बात सुन के मानो उसकी पसीने छूटने वाली हालत हो चुकी थी, उसके चेहरे का एकदम से रंग उड़ जाता है। और वहाँ पर जो काशी थी वो अब इन दोनों की तरफ देख रही थी, क्योंकि नीरजा के फेस में एक डेविल वाला स्माइल था, मतलब जैसा वो ऑरा लिए चलती है वैसी वाली। और इधर जो रुद्रा थी वो डर रही थी, मतलब उसके चेहरे पे, उसकी आंखों पे थोड़ा सा डर दिख रहा था। जो नीरजा थी वो बोलती कि आपको क्या हुआ, थोड़ी सी नर्वस लग रही है, टेंशन ना लीजिए, मुझे पता है कि आप वकील हैं। और वहाँ पर जो रुद्रा थी वो एकदम से बात घुमा देती है, बोलते कि देखिए मैंने देखा है कि आपने क्या क्या किया है और आपकी बैकग्राउंड क्या है। वैसे मित्तल इंडस्ट्रीज बहुत नोन इंडस्ट्री है और आप उसको छोड़ के खुद का ब्रांड शुरू करिए, दिस इज़ काबिल तारीफ़ है। वहाँ पर जो नीरजा थी वो हंसते बोलती कि हाँ, क्योंकि खुद का पहचान भी होना ज़रूरी है। हमेशा पापा की पहचान कैरी करना अच्छी बात नहीं होती है, ये तो आप मुझसे ज़्यादा समझती होंगी, और बात अच्छी घुमा लेती है, एज ए वकील आप बहुत अच्छी होंगी। और ये बात वो जब बोलते हैं ना एकदम से रुद्रा की तरफ देखते हुए, रुद्रा बस कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी नज़रें घुमा लेती। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि मैं अभी भी नहीं समझ पाई, क्या बोलना चाहती है आप। जो नीरजा थी वो बोलती, देखिए काशी, मैंने आपकी पूरी यूट्यूब चैनल खंगाल ली है,
आप क्या कंटेंट बनाती है, कैसे बनाती है, आपके बोलने का स्टाइल और 2-4 वीडियोज़ जो आपने गेट रेडी विथ मी बनाई थी, मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होता है। बस थोड़ी-सी फिगर मेंटेन वाली, थोड़ा-सा मॉडलिंग स्किल और ढेर सारा कॉन्फिडेंस, जो कि इन तीनों में से तीनों ही आपके पास है। आपको बस थोड़ा-सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और आप फाड़ डालोगी। वहाँ पर जो मीत थी वो बस बैठ के ना देख ही रही थी नीरजा को कि कितनी अच्छी से बंदी करती है, जो कि हमको पता है। वहाँ पर जो मीत थी वो बोलती है, काशी मैंने ही इनको सजेस्ट किया है कि तुमको लेना चाहिए। हम एक्चुअली हमारे ब्रांड के लिए एक नया फेस जिसको कोई नहीं जानता, ऐसे आई नो कि आप बहुत ज़्यादा फेमस है, पर आप हमारे ब्रांड के लिए एकदम से परफेक्ट हो। आप ना मॉडलिंग की बैकग्राउंड से आते हो, ना कुछ के बैकग्राउंड से आते हो। आप हमारे लिए एकदम से परफेक्ट हो और अब आपको देखना है कि हम आपके लिए कितने परफेक्ट हैं। तो इसका डिसीजन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। बस आपको यह बोलना था कि हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड के साथ जुड़िए। वहाँ पर जो काशी थी वो कुछ बोलेगी, उससे पहले ही जो रुद्रा थी वो बोल के उठी। तो मतलब आपने जो हॉस्पिटल में पैसे दिए, हेल्प की हमारी, ये इसी चीज़ के बदले में थी। जो नीरजा थी वो बोलती कि वकील साहिबा आप गलत दिशा में जा रही हो। हर जगह पे वकीलत झाड़ना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, आप लोग ऐसे ही सोचते हैं, पर हमने ऐसे नहीं किया। वो बस मीत की सडन कॉल थी कि वो हेल्प करेगी, तो ये प्रॉपर उसकी ही है। इसके पे पीछे मेरी कोई हाथ नहीं है। जो मीत थी वो बोलती, देखो नीरजा, कहीं पर बोल ही रही हो तो झूठ मत बोलो, ठीक है ना? मैंने तुमको पूछा था कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है कि क्या करना चाहिए, तो तब तुमने पहली बात यही बोला था कि तुम पहले इनकी हेल्प करो, बात का बाद में देखा जाएगा। वो ना करते तो भी अच्छा, हाँ करते हो इससे तो ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो मिस काशी, आपके पापा की हेल्प मैंने भी नहीं, इसने की है, हमारे दोस्त ने। हाँ, ये हमारी जिगरी दोस्त है। तो आई होप आप इस दोनों मैटर को एक साथ नहीं करेंगी। जो काशी थी वो बोलती कि क्या आप मुझे इस पैसे को चुकाने के लिए आपके लिए काम करना होगा। जो नीरजा थी वो एकदम से उठ के उसके पास आती है, उसकी जो टी टेबल थी उस पर बैठती है, उसके हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है, काशी बिल्कुल नहीं, आपको इस पैसे का सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। आप जब दे सकते हैं तब दीजिए, पर हाँ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे ऑफ़र की सोचिए, क्योंकि हमको आपकी नीड है। बस यही वजह है, बाकी पैसे का मैं बोल ही नहीं रही, ठीक है? आप अपने और अपनी फैमिली की प्रॉपर ध्यान रखिए और अपना टाइम लीजिए, सोच के हमको बता दीजिए। पापा जो रुद्रा थी वो उसकी तरफ एकदम से घुर्राते हुए नज़र से देख रही थी, क्योंकि उन दोनों पे अलग ही एक ना वो चल रही थी, वॉर चल रही थी। मतलब माइंडली वो गेम खेल रहे थे कहीं न कहीं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो उसकी तरफ जब देख रही थी, तो नीरजा बोलते, देखिए मिस लॉयर, आई होप आप उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो आप भी इनको अच्छे से समझाइए कि इनके लिए ये चीज़ कितनी अच्छी होगी और कितनी हमारे लिए अच्छी होगी, ठीक है? जो रुद्रा थी वो बोलती कि अगर वो ना कर दे तो, जो नीरजा थी वो बोलती कि ना कर दे तो इट्स आवर बैड लक, बट आई रियली वांट हर। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बस उसकी तरफ देखती रहती है। जो नीरजा थी वो बोलती कि आप चाहो तो आप पूरी तरीके से हमारी इंस्पेक्शन कर सकती हैं। हमने आपको पहले भी नहीं कुछ बोला, अभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्रंट के लिए ऑलवेज प्रोटेक्टिव होना चाहिए। और ये बोल के और वो लोग अपनी जगह पे बैठे हुए थे। तब तक जो आंटी जी थी वो चाय नाश्ता लेके आ चुकी थी और वो सर्व करके ना पूछ रही थी कि बेटा आप किस लिए आए हो, मतलब क्या आप चाहते हो। तो वहाँ पर जो नीरजा थी वो भी आंटी को बोलती कि आंटी एक्चुअली हम इस मैटर से आए हैं और आई होप कि आप हमारे साथ रहेंगे और अपनी बेटी को कुछ अच्छा ही करने को बोलेंगी। पर जो आंटी जी थी वो ये सुन के थोड़ा सा सहम सी गई थी, क्योंकि इन दिनों उनके साथ जो फ्रीक्वेंटली हो रही थी उनको प्रोसेस ही नहीं हो रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। उधर जो नीरजा थी वो आंटी के हाथ के बने हुए वो पोहे और चाय नाश्ता पूरा ख़त्म करके फिर जाती है। और ये चीज़ आंटी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ना कि ये बंदा इतनी शान और शौकत इसकी कपड़ों से, इसकी चलन में, इसके बोलने पे
सबसे झलक ही रही है। और ये गरीब के घर पे आके खाना खा के गई, क्योंकि अभी आंटी लोग इनके सामने थोड़ा सा खुद को लो देख रहे थे, क्योंकि उसने पैसा पे किया थे। और इंसान का ऐसा ही होता है, अगर वो किसी भी चीज़ से जूझ रहा होगा ना, तो वो अपने आप को एकदम से गरीब समझ लेता है। और आंटी की भी मेंटली अभी वही सिचुएशन चल रही थी। तो आंटी को जो नीरजा थी वो बहुत ही अच्छा लगती है। और उधर से जो नीरजा और मीत थी वो फिर से काशी को मतलब सोचने के लिए बोल के चले जाते। जो काशी थी वो भी अपने पापा को मतलब सेवा दे रही थी, सारा कुछ कर रही थी और सोच भी रही थी कि क्या करा जा सकता है, क्या करूँ मैं, क्या मेरे लिए ये चीज़ सही होगा। वैसे तो जो हमारी दिमाग में रहता है कि फैशन इंडस्ट्री बहुत ही घटिया होता है, घिनौनी होती है, और इधर मैं जाऊंगी तो कैसा मैं मेरे साथ होगा कि मैं भी वही ट्रैप में फंस जाऊंगी, कि मैं भी वही नशे में उन सारी मतलब आउट ऑफ चीज़ें जाके आउट ऑफ बॉक्स जाके चीज़ें करने लगूंगी। वहाँ पर काशी जो थी वो पूरा दिन वही चीज़ सोचती रहती है। और इसके दिमाग में एक बात और थी कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं, वो भी 5 लाख रुपए, जो कि मेरे पास है भी नहीं। वो चीज़ मैं कैसे पे करूँगी? एक तो मेरे पास ये रास्ता है कि मैं ये काम करके उनके पैसा पे कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे इतने दिन लग जाएंगे। और ऐसे इंसान जो कि मैंने इस टाइम पे आके मदद की, उस इंसान को मैं कैसे ना बोल दूँ? ये भी चल जाता। जब प्रॉपर ख़त्म हो जाता है सारा कुछ, मतलब दिन ही ढल जाता है, उसके पापा को पूरा मेडिसिन दे के वो खाना खिला के सुला के फिर जब बाहर आती है, टेंशन से मानो उसकी जीभ फट रही थी। तभी जो है वो छत से ना वही धुन जो रुद्रा बजाती थी उसकी आवाज़ आती है। जो काशी थी उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, बस उसने फूंक मारी थी, उसमें ही उसको इतना अच्छा लग रहा था। जो काशी थी वो अपनी मम्मी को बोलती, मम्मी मैं ज़रा सा ऊपर से आऊँ? जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि हाँ जल्दी आ जाना। और ये बोल के जो काशी थी वो जाती उधर, उधर जाके वो रुद्रा के साथ बैठती है। जो रुद्रा थी वो बोलती, क्या हुआ, आप इधर क्या कर रही है, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जाइए। जो रुद्रा थी वो आज टेरेस की फ्लोर पर बैठी हुई थी और वहाँ पर अपनी जो उसकी हारमोनिका थी उसको साफ कर रही थी, उसको देख रही थी। और उसके ऊपर ना एक नाम लिखा हुआ था, उसको थोड़ा सा ही अपने थंब से रब करके देख रही थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा आपसे मैं एक फरमाइश करूं तो आप रखेंगी वो चीज़? जो रुद्रा थी वो बोलती कि अच्छा मुझे पता है वैसे आप क्या फरमाइश करेंगी। जो काशी थी वो एकदम से मतलब छोटी सी एक स्माइल पास करती कि चलो कोई तो मेरे को समझ गया, कुछ बिना बोले ही। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा मैं उधर आके आपके साथ बैठ जाऊं? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ बैठिए, आप ही का ही घर है, बैठिए हम तो भाड़े पे हैं। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि प्लीज़ बता दीजिए ना थोड़ा सा। और जो रुद्रा थी वो बजाने लगती है। काशी को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो ना अपनी यूँ पैरों को एकदम से समेट के, अपने पैरों को पकड़ के उधर अपनी सर रख के बस उस धुन को सुन रही थी। उसकी आंखों से पानी बहे जा रही थी, कोई नहीं देख रहा था। रात के अंधेरे में उसकी आंखों के पानी यूँ मानो कि ओझल हो रहे थे, किसी को नहीं दिख रहे थे। शायद दिन की उजाला होता तो दिख भी जाते, पर रात में किसी को नहीं दिख रही थी। उसकी वो फिक्र, उसकी टेंशन, उसकी वो सारे दर्द किसी को नहीं दिख रहे थे। जो रुद्रा थी वो तो अपनी बजाने में इतना मदहोश हो चुकी थी, इतना मगन हो चुकी थी कि उसकी याद ही नहीं रहा कि काशी कब उसकी शोल्डर पे सर रखते हुए सो जाती है। वहाँ पर जो काशी थी वो रुद्रा की शोल्डर पे सर रख के सो गई थी। और जो रुद्रा थी वो जब अपना हारमोनिका बजाना बंद करती है और जब भी थोड़ा सा हिलने की कोशिश करती है ना, तब वो देखती क्या है कि काशी एकदम से उसके शोल्डर पे सो रही है। अब वो ना हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि ये बंदा कब से उठा हुआ है, सारा दिन काम करी है, जो एक पत्ता तक नहीं हिला था वो आज इतना ज़्यादा काम करता है। और रुद्रा जब ये सारी चीज़ें सोच रही थी, उसकी होठों पे अचानक से हंसी आ जाती है। उसके होठे अचानक से काशी के फॉरहेड तक चली जाती है। और रुद्रा जब ये काम कर लेती है ना कि काशी के फॉरहेड में वो अचानक से चूम लेती है, उसको तब फिर से एकदम से याद आ जाता है कि उस दिन
उस कॉन्सर्ट में भी ये लोग एक दूसरे को किस कर बैठे थे, और ऐसा कि उन दोनों को ही मतलब प्रॉपर फील हो रखा हुआ था। रुद्रा तो पूरा फील करी थी, उसने खुद भी काशी की किस की रिस्पॉन्स की थी। पापा जो काशी थी वो तो सोई हुई थी, जो रुद्रा थी वो बस अब दंग होकर बैठी हुई थी कि ये क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ मैं एक ऐसे लड़के के साथ जिसके ना होश है ना वो देख रही है। मैं कैसे कर सकती हूँ? उस दिन भी वो होश पे नहीं थी, आज भी सो रही है। मैं बस बार बार इसकी बेहोशी का, इसकी नादानी का फायदा उठा रही हूँ क्या? क्या मैं बार बार इसके करीब, इसकी नादानी में चली जा रही हूँ? और ये जब रुद्रा समझ पा रही थी ना, उसकी हर एक रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसके दिल में यूं तूफान सी चल रही थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो इसको प्यार नहीं करती ना। क्या मैं इतनी ज़्यादा हफ्सी बन चुकी हूँ, इतना ज़्यादा मेरे अंदर अब हवस भर चुकी है, मैं कुछ भी करे जा रही हूँ। ये लड़की इतनी सीधी है, इतनी अच्छी है, मैं इसकी भोलेपन का फ़ायदा उठा रही हूँ। और वो ना एकदम से काशी को छोड़कर जा भी नहीं पा रही थी, मानो कि ऐसे एक बंधन में ये दोनों बंधे हुए हैं जो कि अदृश्य है, पर प्रॉपर उसके अंदर जो है वो स्ट्रांगनेस है, वो प्रॉपर फील है। वो छोड़ ही नहीं पा रही काशी को। जो रुद्रा थी वो वैसे ही अपनी स्टेयर्स में बैठी रहती है, और थोड़ी थोड़ी करके ना जो हमारी काशी की फेस को, उसकी माथे को पकड़ के एकदम से अपनी गोद में ले आती है। और जो काशी थी वो भी मानो एकदम से बच्चों जैसे सो रही थी रुद्रा के लैब पे, और रुद्रा बस देखे जा रही थी। वो जितना ही सोच रही थी ना कि मैं इसकी मासूमियत की फ़ायदा उठा रही हूँ, उतना ही वो काशी के मासूम फेस को ऊपर वो लुटे जा रही थी। वो पता नहीं क्यों उसकी तरफ इतनी प्यार से देख रही थी कि उसकी आंखें वो फिरा ही नहीं पा रही थी। उसको ये समझ ही नहीं, वो अपनी दिल ही दिल में क्वेश्चंस कर रही थी कि मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, मैं तो इससे प्यार नहीं करती ना, मैं तो रुद्रा से प्यार करती थी, पर मैं इसको कैसे प्यार करने लगी? नहीं, मैं इसको तो प्यार नहीं करती, ये तो ये तो बस मेरे मकान मालिक की बेटी है ना, मैं इसके लिए ऐसा क्यों फील कर रही हूँ? और वहाँ पर जो रुद्रा थी, वो पता नहीं कहाँ से अचानक से उसके अंदर ये फील आ रहे थे, उसके मन में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उसको खुद ही नहीं पता। क्योंकि इतने दिन हो चुके हैं, वो काशी से लड़ाई के अलावा कुछ करी ही नहीं। वो खुद ही मन में बोल रही थी कि इससे तो मैं लड़ती झगड़ती रहती थी ना, इसके साथ तो मेरी बनती ही नहीं थी। ये ये क्यों मेरी इतनी क्लोज आ रही है, मैं क्यों इतने पास इसके खींचे जा रही हूँ? और वो ये सारी चीज़ें पूरी रात बैठ के सोचती है। सुबह जब होती है तो वो भी काशी को यूँ ना शोल्डर से पकड़ के, मानो कि उसकी शोल्डर पे उसकी सर रख के बस सो रही थी। काशी उसके लैप में, और काशी के यूँ आर्म्स में वो सो रही थी। मतलब वो अद्भुत सा एक दृश्य जो है वो जिया सुबह उठ के देखती है, क्योंकि उसकी रूम का दरवाज़ा ओपन था, उसकी पिप्पो घर के पे थे ही नहीं। वो जब बाहर आती है अपनी नींद भरी आंखों से, तब वो देखती कि ये दोनों तो ऐसे सो रहे हैं। जो जिया थी वो बस देख के फिर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देती और घर के अंदर चली जाती। कुछ देर में जब सूरज दादा एकदम से अपने प्रचंड रूप में आ जाते हैं, थोड़ा सा एकदम से उनकी तेज इनको फील होने लगती है, ये लोग भी उठ जाते हैं। सूरज दादा को देखते हुए इनकी एक नई दिन की तरफ ये आगमन करते हैं, और इधर से जो रुद्र थी वो कुछ ना बोलते हुए एकदम से अपनी बाथरूम में चली जाती है। जो काशी थी वो बस अपनी सर मलते रह जाती कि ये मैं इधर ही सो रही थी। मतलब सोच के देखो, मेरे लिए बेचारी सो भी नहीं पाई, मैं क्या ही करती रहती हूँ। एक मतलब धुन सुनाने को बोला तो और इधर ही सो गई, ऐसे कैसे कर सकते हैं? और ये बोलते बोलते वो अपनी आंखों को मसलते मसलते चली भी जाती है। जो रुद्रा थी वो पूरा दिन बस यही सारी चीज़ सोच रही थी, जब तक उसकी बेटी अपने टिफिन के लिए उसके सामने नहीं चली जाती कि पिप्पो, मेरा डब्बा। जो रुद्रा थी वो बोलती कि डब्बा तो बेटा, वो मैंने बनाया था मैगी, पर वो जल गया। जो जिया थी वो बोलती कि पिप्पो, अगर कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करना है तो कर लो ना,
जो जिया की बात ये सुनते ही ना रुद्रा की मानो एकदम से मतलब क्या बोलेगी ये उसकी उसकी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। वो एकदम से जिया की तरफ देखती रह जाती है। उसके मन में यही चल रहा था, कहीं इसको कुछ पता तो नहीं है ना। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि मतलब क्या है जिया तुम्हारे। जो जिया थी वो बोलती कि यही, क्या आपको खाना बनाना नहीं आता, बस खाना जला देते हो आप। जो जिया की बात सुनते हुए रुद्रा को इतना ज़्यादा रिलीफ मिला था कि चलो ये उस विषय में कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि जो चोर होता है ना उसके मन में यही रहता है कि कब पुलिस आएगा, कब पुलिस आएगा, अभी आया कि तभी आया, ऐसा। और इधर रुद्रा खुद को चोर ही साबित कर चुकी थी कि मैं चोर हूँ। और इधर जिया के जब जाने के वक्त हो जाते तभी जो काशी थी वो आके हाजिर। और वो आके मतलब वो थोड़ी टेंस भी लग रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या हुआ, आप इधर क्या कर रहे हो। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा जी, वो मैं क्या करूँ, वो जो कल आए थे उनको मैं क्या जवाब दूँ। जो रुद्रा थी वो बोलती काशी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या बोलोगी, क्योंकि काम आपको करना है। जो काशी थी वो एकदम से जाती रुद्रा के पास और वो ना एकदम से उसके हाथ को कस के पकड़ लेती और बोलती कि आप तो मेरे दोस्त हो ना, अब तो बताओ ना मैं क्या करूँ, क्या करना मेरे लिए सही होगा। क्या अगर मैं उस जगह पे जाऊँगी तो अपनी मोरल्स को भूल जाऊँगी, क्या सबकी तरह मैं भी अपनी आउट ऑफ द बॉक्स चल जाऊँगी। जो रुद्रा थी वो बस काशी के हाथ की तरफ देख रही थी। वो मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर अजीब सी एक कश्मकश चल रही थी कि वो कर क्या रही है। जो रुद्रा थी वो काशी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाती है और उसके हाथ पे हाथ रखती है कि ठीक है बात करते हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती काशी, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में कैसी डिसीजन लेते हो। मुझे तो लगता है कि आपको अपने पापा के बिजनेस को थोड़ा सा और बुलंदियों पे लेके जाना चाहिए। अभी अंकल की तबीयत खराब है, आप उधर जाओ, बैठो, देखो कैसे होता है सारा चीज़। घर पे तो आंटी भी है, वो अंकल को समझ सकते हैं, संभाल सकते हैं। पर बिजनेस पे वो कोई नहीं जाएगा। और उधर से आपके घर चलती है ना, तो आप पहले अपने पापा के बिजनेस को संभालो, फिर कुछ और कर लेना। और वहाँ पर जो काशी थी उसको भी वही लगता है कि हाँ बात तो सही है। वो बोलती कि थैंक यू रुद्रा, अगर आप नहीं ये बोलती तो मेरे दिमाग में ही नहीं आती। जो रुद्रा थी वो हंसती है और बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। और इधर से जो काशी थी वो उससे टाटा बाय बाय करती है और वो आती है नीचे, अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं जा रही हूँ, आप मेरी टेंशन मत लेना, बस पापा की ध्यान रख लेना। और ये बोल के जो काशी थी वो अपनी मोबाइल लेती है, उधर से चली जाती है अपनी पापा की फैक्ट्री में। और उधर जाके उसको जब झटका लगता है ना, वो झटका मानो कि कोई संभाले नहीं संभाल सकता। और वो झटका ये था कि उसके पापा के गल्ले पे उसके बड़े पापा बैठे हुए थे और उनकी साइड में उसके चाचा बैठे हुए थे। ये चीज़ देख के काशी के मानो खून खौलने लग जाता है। जो काशी थी वो एकदम से जाके उनसे झगड़ा मोड़ ले लेती कि ये क्या बात हुई, आप इधर क्या कर रहे हो, आपको किसने हक दे दिया कि इधर आके बैठने का। जो उसके बड़े पापा थे वो बोलते क्यों, मैं तो इधर से 15 दिनों से बैठ रहा हूँ, मुझे किसी के कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पुरखों की जगह है, पुरखों की दुकान है, पुरखों की बिजनेस है, मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। जो काशी थी वो बोलती कि पर आपकी पुरखों की ये व्यापार आपने मेरे पापा को दे दिया, तो उनके बाद इसकी वारिस हम हैं, आप नहीं। पापा जो उसके चाचा थे वो बोलते कि देखो काशी, तुम्हारे पापा के दोनों भाई हैं और उनके कोई बेटा तो है नहीं जो बिजनेस संभालेगा। तुम हो लड़की, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चले जाओगे और इसके बाद मालिक कौन बनेगा, हमारे बेटे। तो बात तो वही हुआ ना, घर का चीज़ घर पे ही तो रह रहा है, कहीं और तो जा नहीं रहा। मतलब उधर जो ये लोग काशी को छेड़ देते हैं वहाँ पर फुल घमासान होता है। काशी तो फुल घमासान करती कि आप लोगों ने ये दुकान हमको दे दिया है तो आप लोग इस पे हक नहीं जमा सकते। जो उसके बड़ा पापा थे वो बोलते कि चल जाओ बेटा, घर जाओ, जो होगा तुम्हारे पापा के साथ हम बोल लेंगे, तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे कुछ बोलने के लिए। और मतलब इन सारी चीज़ों में जो काशी थी वो अपने आप को इतना ज़्यादा इंसल्टेड फील कर रही थी ना
कि बस लड़का नहीं है तो बस कुछ भी नहीं कर सकते, बिजनेस पे नहीं बैठ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बस उसको इतना ज़्यादा रिग्रेटेड फील हो रहा था आज कि मैं लड़का क्यों नहीं हूँ, मुझे लड़का होना चाहिए था। तो शायद इन सारी चीज़ों में कोई मुझे कुछ बोल नहीं पाता। और गाइस, आज इसी के साथ हम चलते हैं, आगे देखेंगे कि क्या होता है स्टोरी में। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और देखते रहिए हमारी स्टोरी इत्तेफाक। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगे स्टोरी। और ये जो नया चीज़ था कि अनएक्सपेक्टेड फीलिंग बाय रुद्रा, वो मतलब तुमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ होगा? आई नो कि नहीं किए थे। तो अभी चलो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये भी चीज़, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारे के साथ, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।